गुड मॉर्निंग, नमस्कार एंड जय हिंद। मैं शशांक आपका स्वागत करता हूं स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके के लिए लेकर आया हूं 22 जुलाई के द हिंदू, डाउन टू अर्थ और इंडियन एक्सप्रेस के करंट अफेयर्स। देखते हैं टॉपिक क्या क्या हम लोग के लिए आज। लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा फर्स्ट टॉपिक जो आज का निकल के आता है वो आता है जनरल स्टडीज 2 से। This can be linked to your Indian polity. ठीक है। यहां पे राजस्थान से न्यूज आ रही है जहां पे कि राजस्थान ने मिनिमम गारंटेड इनकम बिल को पास किया है। ठीक है। नाउ हम इसके कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं इसके, आइए देखते हैं। टू कवर द एंटायर एडल्ट पॉपुलेशन, पहली चीज, जितने भी स्टेट में एडल्ट पॉपुलेशन है, मतलब कि यहां पे एडल्ट पॉपुलेशन कौन होती है, विच इज अबव द एज ऑफ 18। ठीक है। अगर मैं पेंशन की बात करूं सो अबव द एज ऑफ 60। ठीक है। यहां पे दोनों एजेस को ध्यान में रखते हुए इस एक्ट को लाया गया है, आई मीन सॉरी, इस बिल को लाया गया है। ठीक है। और विथ गारंटेड वेजेस और पेंशन। अगर हम लोग ध्यान दें ये एक्ट एक तरह से मैं बोलूं तो डीपीएसपी विच इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को भी फॉलो करता है। इट फॉलोज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, क्लियर। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब यह हुआ कि जो भी पार्ट 4A में जो भी डीपीएसपी में दिया हुआ है आपका, उसमें एक पॉइंट ये भी दिया है कि स्टेट शैल डू एवरी एफर्ट इन ऑर्डर टू मेक ए इक्वल एंड अ मिनिमम वेजेस टू इट्स सिटीजन्स। क्या मतलब हुआ कि स्टेट को ये चीज ट्राई करनी चाहिए, स्टेट शैल स्ट्राइव एंड स्टेट शैल मेक इट्स एफर्ट्स, ताकि जो भी सिटीजन्स हैं उनके स्टेट में उनको एक मिनिमम वेजेस का जो प्रावधान है वो मिल सके। क्लियर। आगे देखते हैं। नाउ इसमें एरियाज कौन कौन से कवर होते हैं ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। एरियाज क्या क्या है इसमें? पहला है राइट टू मिनिमम गारंटेड इनकम। फर्स्ट पॉइंट, मतलब कि एक जो मिनिमम इनकम है वो तो मिलेगी ही मिलेगी। दूसरी चीज क्या है इसमें? राइट टू गारंटेड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये आपका मनरेगा में भी आ जाएगा। ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है। ये आपका मनरेगा में भी लिंक हो जाएगा। ठीक है, कि यहां पे हर एक आदमी को, हर एक यहां पे सिटीजन को एम्प्लॉयमेंट यहां पे दी जानी चाहिए। ये वंस अगेन इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डीपीएसपी। देखिएगा कि टॉपिक आपस में कैसे लिंक हो रहे हैं एक दूसरे में। राइट टू गारंटेड सोशल सिक्योरिटी पेंशन, यहां पे सोशल सिक्योरिटी की बात हो रही है, अबाउट दी सोशल सिक्योरिटी। ठीक है, कि यहां पे हर एक एम्प्लॉय को एक पेंशन भी दी जाएगी। ये सब कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि राजस्थान गवर्नमेंट लेकर आई है अपने स्टेट में। आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज, नोट कीजिएगा इसको पहले। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है राइट टू मिनिमम गारंटेड इनकम, मतलब कि इतनी तो कम से कम मिनिमम इनकम आनी ही चाहिए, ये भी इसमें प्रावधान दिया गया है। एम्प्लॉयमेंट अप टू 125 डेज ऑफ अ ईयर, एक साल में 125 दिन का एम्प्लॉयमेंट तो देना ही देना है, ये इस बिल में लिखा हुआ है। दूसरी चीज, राइट टू गारंटेड एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि जो 125 डेज हैं इस बीच में कोई भी एम्प्लॉय को निकाल नहीं सकता, ये लिखा गया है राइट टू गारंटेड एम्प्लॉयमेंट में। ठीक है। देयर विल बी अ प्रोग्राम ऑफिसर,
ताकि वो चीज़ ये सब देख सके, इंश्योर कर सके कि जितने भी बिल्स हैं और जितने भी यहाँ पे बिल में प्रोविजंस हैं उन सब का फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा. सो इन ऑर्डर टू मॉनिटर ऑल ऑफ दीज ऑब्जेक्टिव्स देयर इज अ BDO ऑफिसर, जिसको बोलते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर. ठीक है, इन रूरल एरियाज एंड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इन द अर्बन एरियाज. सो नाम ध्यान रखिएगा, अर्बन एरियाज में क्या है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, और रूरल एरियाज में क्या है, BDO ऑफिसर है. ठीक है, क्लियर. अब देखते हैं, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है विच इज योर वर्क रेडियस ऑफ अप टू 5 किलोमीटर्स. मतलब कि जो ये बिल आया है इसमें लिखा है कि 5 किलोमीटर के दायरे में जो भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, मैंने कहा 5 किलोमीटर की रेडियस में जो भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है वो सारी की सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो एम्प्लॉयज हैं उनको दी जाएंगी. ठीक है, एज पर द बिल. ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करूं, सो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस प्रोवाइडेड व्हेन प्रोग्राम ऑफिसर कुड नॉट एलोकेट अ जॉब विद इन 15 डेज ऑफ एप्लीकेशन. ये भी एक इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि जो भी ऑफिसर्स हैं वो अगर किसी भी एम्प्लॉय को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाते हैं विद इन द टाइम फ्रेम ऑफ 15 डेज, देन व्हाट विल हैपन, देयर विल कम द अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस. मतलब कि जो इंसान एम्प्लॉयड नहीं है उस दौरान में जो उसको अलाउंसेस मिलने चाहिए वो दिए जाएंगे. क्लियर. आगे देखते हैं. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट इज राइट टू गारंटेड सोशल सिक्योरिटी पेंशन. ठीक है, विच इज अप टू ₹1,000 per month. Okay, for aged, disabled widows and single women, 15% increment every year. 1,000 rupees per month के हिसाब से 15% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ये हर साल इंक्रीज होगा. ठीक है, आगे देखते हैं. सो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल पॉइंट्स हैं जो कि पता होना चाहिए आपको इस बिल के बारे में, विच इज राजस्थान मिनिमम गारंटेड इनकम बिल. आगे देखते हैं. टेक अ स्क्रीनशॉट. नेक्स्ट इज योर GS पेपर 2 and 3 दोनों में आ जाएगा. क्यों? क्योंकि GS2 में यहां बात हो रही है NGT के बारे में, और GS3 क्यों? क्योंकि ये आपका टॉपिक है एनवायरमेंट का. सो GS2 and 3 देखते हैं टॉपिक क्या है. सो मनाली इंडस्ट्रियल एरिया में स्ट्रिक्टली नॉर्म्स को अप्लाई करने की बात की जा रही है एज पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल. सो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पॉल्यूशन बोर्ड को ये चीज बोली है कि देयर शुड बी अ स्ट्रिक्ट नॉर्म्स विच शुड बी फॉलो इन द हिमाचल प्रदेश रीजन. ठीक है, विच इज मनाली. आगे देखते हैं टॉपिक क्या है. सो मैं अगर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात करूं, सो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में बात करूं, सो ये एक तरह का स्टैट्यूटरी बॉडी है. अब आप पूछेंगे कि स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है. सो स्टैट्यूटरी बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है विच इज अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. इसका कोई भी कंक्लूजन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होता है. ठीक है, ठीक है, और ये सेटअप किया जाता है बाय द एक्ट इन द पार्लियामेंट. ये पार्लियामेंट्री एक्ट से ये पास होता है. ठीक है, और स्टैट्यूटरी बॉडीज जो होती हैं दे आर ऑथराइज्ड टू पास अ लॉ एंड टेक डिसीजन ऑन द बिहाफ ऑफ अ स्टेट और कंट्री. ठीक है, सो जितनी भी स्टैट्यूटरी बॉडी हैं वो डिसीजन मेकिंग बॉडीज होती हैं. दे आर द डिसीजन मेकिंग बॉडीज. ठीक है, जो कि पूरे
नेशन वाइड रीजन के लिए एक तरह से सॉर्ट ऑफ डिसीजन लेकर आते हैं। क्लियर? आगे देखते हैं हम लोग। अगर स्टैट्यूटरी बॉडी की बात करूं, सो इट हैज अ ऑफिशियल परमिशन फॉर लेजिस्लेशन, मतलब कि इनैक्टिंग लॉज, मतलब कि एक तरह से कहा जाए सो दे कैन इनैक्ट लॉज एंड दे कैन पनिश the organization or any sort of individual for any sort of act which is not in compliant with their norms। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि जितनी भी स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं वो लॉज को इनैक्ट कर सकती हैं और इसी के साथ साथ वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या इंडिविजुअल को एज पर द नॉर्म्स पनिश भी कर सकती हैं अगर किया गया हुआ एक्ट जो है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली ना हो तो। ठीक है, आगे देखते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फ्रेमवर्क क्लाइमेट चेंज में आता है। ठीक है, MOEFCC विच इज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फ्रेमवर्क एंड क्लाइमेट चेंज। इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है। क्या कहा मैंने? ये जो बॉडी है विच इज द NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये ट्रिब्यूनल आया ही था आपका जो कि है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन अंडर द एक्ट ऑफ 1974। ठीक है, और इसको एंट्रस्ट किया गया था अंडर द पावर्स ऑफ एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट ऑफ 1981। ठीक है, मतलब कि इसको सॉर्ट ऑफ पावर है अंडर दिस एक्ट और इसको लाया गया था अंडर दिस एक्ट। ठीक है, इतना क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग फंक्शंस। अब इनके फंक्शंस क्या होते हैं? जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उनके फंक्शंस पढ़ेंगे हम लोग अब। सो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के फंक्शंस क्या क्या हैं आइए देखते हैं। पहला फंक्शन है इसका कि दे प्रिवेंट एंड दे कंट्रोल द अबेटमेंट ऑफ वाटर पोल्यूशन। दुनिया भर में इंडिया में जितने भी वाटर पोल्यूशन केसेस हैं और जितने भी वाटर पॉल्यूटिंग केसेस हैं, इनके साथ साथ जितने भी यहां पे आते हैं वो सब के सब आपके NGT को हैंडल करने को दिए जाते हैं। पहली बात। दूसरी बात ये कि इट कंट्रोल्स एंड प्रिवेंट्स द एयर पोल्यूशन एज वेल। आप लोग देखते होंगे कि AQI आता है आजकल विच इज योर एयर क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है, सो अगर मैं इसकी बात करूं सो ये भी कहीं ना कहीं लिंक है इस चीज से। ठीक है, सो NGT इज द बॉडी विच कंट्रोल्स एंड प्रिवेंट्स द एयर पोल्यूशन। अब ये एयर पोल्यूशन को प्रिवेंट कैसे करता है? बाय इनैक्टिंग लॉज। ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, provides technical services and support to Ministry of Environment, Framework and Climate Change of the provisions of Environment Protection Act of 1986। ठीक है, कुछ कुछ ये टेक्निकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है MOEFCC को ताकि दोनों बॉडीज मिलके अच्छे से काम कर सके टुवर्ड्स अ कॉमन गोल। नाउ इट कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ध्यान दीजिएगा, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और NGT दोनों मिलके यहां पे क्या हो रही है एंड NGT दोनों मिलके ये एक तरह से कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है, ताकि एक लॉ वहां पे बनाया जा सके और उस लॉ का इंप्लीमेंटेशन भी किया जा सके। ठीक है, इट क्रिएट्स मैनुअल कोड्स एंड गाइडलाइंस। इजी है। इट क्रिएट्स अवेयरनेसेस एज वेल। ठीक है, सो ये कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, नोट कीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट इज, ये हो गया, आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट्स पावर्स टू अरेस्ट एंड सीक कस्टडी, जनरल स्टडीज टू इंडियन पॉलिटी। ठीक है, देखते हैं। यहां पे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कैन सब्जेक्ट एनी पर्सन accused in a case booked under the Prevention of Money Laundering Act of this act to custodial interrogation। अब यहां पे दो चीजें इंपॉर्टेंट है गाइस। पहली चीज व्हाट इज कस्टोडियल इंट्रोगेशन, दूसरी चीज व्हाट इज ईडी। तो हम लोग दोनों चीजों को पढ़ेंगे, देखते हैं पहली चीज को। सो अगर ईडी ऑफिसर्स की बात मैं करूं, सो दे आर नॉट द पुलिस ऑफिसर्स। पहली बात तो क्लियर होनी चाहिए माइंड में कि दे आर नॉट द पुलिस ऑफिसर्स एज पर द लॉ लेड डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन वर्सेस कुलकर्णी केस ऑफ 92। इस एक्ट इस केस के बाद ये चीज कहा गया था कि जो ईडी ऑफिशियल्स हैं दे आर नॉट द पुलिस ऑफिसर्स। ये चीज कहां कही गई थी? इन द केस ऑफ कुलकर्णी वर्सेस सीबीआई इन द ईयर 1992। अब 92 के बाद ये चीज देखी गई कि द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अगेन लेड आउट वन ऑफ द न्यू केस, और इसमें कहा गया कि नो पुलिस कस्टडी कैन बी अलाउड बियॉन्ड द फर्स्ट 15 days ऑफ द डेट ऑफ अरेस्ट। मतलब कि पहले 15 दिनों तक, ठीक है, नो पुलिस कस्टडी कैन बी अलाउड, मतलब कि 15 दिन के बाद एक भी दिन कस्टडी में नहीं होना चाहिए। ठीक है, कौन से? फ्रॉम द डेट ऑफ अरेस्ट। अरेस्ट के डेट के बाद से 15 डेज अगर पूरे हो जा रहे हैं, सो उसके बाद एक भी दिन फालतू नहीं होना चाहिए। एनी फर्दर रिमांड ड्यूरिंग एन इन्वेस्टिगेशन कैन ओनली बी इन जुडिशियल कस्टडी। मतलब कि अगर 15 डेज के बाद अगर कोई भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है या अगर उसकी होने की अगर संभावना है, सो वो किस में आएगा? फिर वो आपका फिर जुडिशियल कस्टडी में आएगा। जुडिशियल कस्टडी, क्लियर? दिस नो लॉन्गर विल बी अंडर द पुलिस कस्टडी, रादर इट विल बी अंडर द जुडिशियल कस्टडी। क्लियर? लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसी साल अप्रैल में यह भी कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस, जो भी मनी लॉन्ड्रिंग केसेस हैं, दे आर इंडिपेंडेंट। पहली बात तो दे आर इंडिपेंडेंट। इफ एन अरेस्ट इज पॉसिबल देन सीकिंग कस्टडी फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज परमिसिबल। यह भी कहा गया है कि अगर मान लेते हैं कि कोई अरेस्ट हुआ है और अगर उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन चाहिए तो वो कस्टडी में रहकर भी की जा सकती है। इसी के साथ साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह भी कहा है कि जो प्रीवियस जितने भी यहां पे इंटरिम थे, ठीक है, अगेंस्ट द सीबीआई एक्शन कैन नॉट ऑपरेट अगेंस्ट द ईडी इवन आफ्टर द अंडरलाइंग एलिगेशंस आर सिमिलर। क्या मतलब हुआ कि सीबीआई के एक्शन जो हैं यहां पे अगेंस्ट ऑफ ईडी काम नहीं कर सकते। मतलब कि दे बोथ हैव टू वर्क इन अ सेम टोन, इन अ सेम मैनर। ठीक है, सो ये कुछ कुछ केसेस हैं और ये कुछ कुछ पॉइंट्स हैं विच आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द ईडीज पर्सपेक्टिव। क्लियर? लेट्स मूव अहेड। आगे देखते हैं। व्हाट इज कस्टोडियल इंटरोगेशन? कस्टोडियल इंटरोगेशन क्या होता है? ये एक रेफर करता है ऐसे सीरीज को जो कि क्वेश्चन पूछता है फ्रॉम अ सस्पेक्ट और अक्यूज्ड बाय द लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज, और उनसे वो क्वेश्चनिंग तब होती है व्हेन दे आर अंडर अरेस्ट। ठीक है,
Under the Indian Constitution and the Indian Penal Code, which is IPC, custodial interrogation is permissible only and only, but it may be carried out in accordance with the rights and protection granted to the individuals as per the Article 20, Section 3 of the Constitution of India and Section 161 of subclause 2 in the IPC. ठीक है, with safeguard against the self incrimination during questioning. मतलब कि क्वेश्चनिंग करने के साथ साथ जो यहाँ पे पर्सन इन फ्रंट है उसके भी राइट्स को ध्यान में रखकर क्वेश्चनिंग की जाएगी. ठीक है, ऐसा नहीं है कि फिजिकल टॉर्चर या फिर मेंटल टॉर्चर को यहाँ पे बढ़ावा दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता. वहां पे दोनों पार्टी के राइट्स को ध्यान में रखा जाता है. उसके बाद ही जो भी कस्टोडियल इंट्रोगेशन है उनको कैरी अवे किया जाता है. ठीक है, सो अगर क्वेश्चन आए व्हाट इज कस्टोडियल इंट्रोगेशन, सो दिस इज द आंसर. ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ऐसा ही सेम एक क्वेश्चन यूपीएससी में आया था जहां पे कि क्वेश्चन लिखा था कि व्हाट इज जुडिशियल पैरोल. जुडिशियल पैरोल पे एक क्वेश्चन आया था. ठीक है, सो ये कुछ कुछ टर्म्स है जो कि हमें मालूम होने चाहिए विद द एग्जाम पर्सपेक्टिव. क्लियर, आगे देखते हैं. नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन पुलिस कस्टडी एंड जुडिशियल कस्टडी. ये दोनों आपको क्लियर होने चाहिए पॉइंट्स. अगर डेफिनेशन की बात करूं मैं, सो एक्यूज यहां पे जो भी होता है उसको हेल्ड किया जाता है इन कस्टडी अंडर द पुलिस अथॉरिटीज. यहां पे जो पुलिस अथॉरिटीज हैं वो यहां पे एक्यूज पर्सन को अरेस्ट में लेती हैं. वाइल इफ यू टॉक अबाउट द जुडिशियल कस्टडी, यहां पे क्या होता है, जुडिशियल कस्टडी में जो एक्यूज्ड है जिसने गलती करी होती है उसको हेल्ड किया जाता है इन कस्टडी अंडर द ऑर्डर ऑफ जुडिशियल अथॉरिटी. मतलब कि कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो भी यहां पे कस्टडी में होगा वो होगा अंडर द जुडिशियल कस्टडी. क्लियर, मेन डिफरेंस यही है. अगर पर्पस की बात करूं, सो पर्पस देखते हैं. जो पुलिस कस्टडी है वो बेसिकली यहां पे इंट्रोगेशन के लिए होती है, पूछताछ के लिए होती है, फॉर द इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए होती है. इसका और कुछ मतलब नहीं होता. इसका साफ साफ मतलब होता है कि किसी भी एक्यूज को इंट्रोगेट किया जाए, वहां पे उससे क्वेश्चनिंग करी जाए. पुलिस कस्टडी का इतना मतलब होता है. वेयर एज इफ यू टॉक अबाउट जुडिशियल कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी एक ऐसा पीरियड होता है जहां पे कि द पीरियड बिटवीन ट्रायल हियरिंग और ड्यूरिंग द ट्रायल. मतलब कि ट्रायल जब हो रहा है एक्यूज का या ट्रायल के बाद भी, उसके दौरान भी जो जुडिशियल अथॉरिटीज हैं वो एक्यूज को अंडर अरेस्ट कर सकते हैं और उससे वो पूछताछ भी कर सकते हैं. क्लियर, मैं अगर इनके ड्यूरेशन की बात करूं, सो ड्यूरेशन इज मैक्सिमम फॉर 15 डेज इन पुलिस कस्टडी. 15 डेज के बाद एक भी दिन एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए एज पर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट्स रूलिंग. ठीक है, और इफ यू टॉक अबाउट द जुडिशियल कस्टडी, सो जुडिशियल कस्टडी कैन लास्ट अंटिल द कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल डिपेंडिंग ऑन द केसेस कंप्लेक्सिटी एंड ड्यूरेशन. मतलब कि ट्रायल के बाद भी या ट्रायल होने तक, जब तक ट्रायल चलेगा एक्यूज का, तब तक इस चीज को आगे ले जाया जा सकता है अंडर द जुडिशियल कस्टडी. ठीक है, रोल ऑफ मजिस्ट्रेट, जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं उनका रोल क्या होता है देखते हैं. सो रोल ऑफ मजिस्ट्रेट्स हियर, अ मजिस्ट्रेट्स अप्रूवल इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर पुलिस कस्टडी. देखिएगा कितनी इंपॉर्टेंट बात लिखी है. मजिस्ट्रेट की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है इफ इट इज अबाउट द पुलिस कस्टडी. वेयर एज इफ यू टॉक अबाउट द जुडिशियल कस्टडी, यहां पे मजिस्ट्रेट्स अप्रूवल इज नेसेसरी टू एक्सटेंड जुडिशियल कस्टडी बियॉन्ड अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, सो
These were some of the points which are important from exam perspective. प्रीलिम्स में बहुत हाई चांसेस हैं कि ये क्वेश्चंस पूछे जाएं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखते हैं, नेक्स्ट इज, ये आपका GS2 में आ जाएगा, GS2। आगे देखते हैं, नेक्स्ट इज why is the oral polio vaccine still crucial to eradicate polio? General Studies 3, Science and Tech and Healthcare। देखते हैं टॉपिक के बारे में। The oral polio vaccine, it is a live attenuated vaccine that contains weakened polio viruses of all types 1, 2 and 3। जितने भी इनएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ वायरसेस होते हैं इन पोलियो वायरसेस से कि 1, 2, 3, ये सारे सब टाइप्स को यहां पे कहा गया है, ठीक है, टू इंड्यूस एन इम्यून रिस्पॉन्स इन द ह्यूमन बॉडी विदाउट कॉजिंग डिजीज, ठीक है। यहां वैक्सीन का मेन पर्पस क्या होता है गाइस? वैक्सीन इज नथिंग बट इट इज एन इट्स ए अनलाइव फॉर्म ऑफ अ वायरस, ठीक है। यहां पे कोई जान नहीं होती है वायरस में, इट इज एन इनएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ अ वायरस जो कि बॉडी में इंड्यूस किया जाता है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस व्हाट वी कॉल एज इम्यूनिटी सिस्टम, ठीक है। इम्यून सिस्टम को यहां पे हाइप अप करने के लिए डेड फॉर्म ऑफ वैक्सीन डेड फॉर्म ऑफ जो वायरस है उनको बॉडी में इंड्यूस किया जाता है। क्लियर? मैं अगर एग्जांपल लूं आपके सामने, सो इफ यू टॉक अबाउट कोविड वायरस, ऐसा कुछ होता है ना कोविड का वायरस, ठीक है। ये सब क्या है? दीज आर योर एस प्रोटीन्स, दीज आर योर एस प्रोटीन्स, ठीक है। होता क्या है कि जो भी वैक्सीन्स होती है ना, अगर मैं नॉर्मल वैक्सीन की वर्किंग की बात करूं, सो यहां पे इनएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ वायरस को यूज किया जाता है, इनएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ वायरस। क्या मतलब हुआ कि ये डेड वायरसेस होते हैं, ये डेड सेल्स होते हैं, इनको एक तरह से बॉडी में इंड्यूस किया जाता है। और अगर मैं बॉडी की बात करूं, सो ये है हमारा ह्यूमन सेल, ये है ह्यूमन सेल, ये होता है ACE2 रिसेप्टर। ये पॉइंट एग्जाम में आया था, प्रीलिम्स में आया था ये क्वेश्चन सेम, कि इसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। सो टॉपिक को ध्यान से पढ़िएगा। नाउ अगर मैं इस स्ट्रक्चर की बात करूं, सो द ACE2 रिसेप्टर बाइंड्स विद दिस S प्रोटीन। एक बार बाइंड होने के बाद क्या होगा? इट विल फर्दर रेप्लिकेट, 1 का 2 बनेगा, 2 का फिर 4 बनेगा, ठीक है। एंड ऐसे ऐसे इट विल स्टार्ट टू मल्टीप्लाई। अगर यहां पे वैक्सीन इंड्यूस की जाए बॉडी में, ठीक है, विच विल बी एन इनएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ वायरस, सो इसमें क्या होगा? इंड्यूस होने के बाद दिस विल स्टॉप रेप्लिकेटिंग इटसेल्फ, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां पे बॉडी की इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं बात करूं इम्यूनिटी की, तो यहां पे इम्यूनिटी भी 2 तरह की होती है। पहली होती है आपकी इंडिविजुअल इम्यूनिटी, इंडिविजुअल, दूसरी होती है हर्ड, ठीक है। हर्ड मतलब क्या हो गया? मान लेते हैं कि एक लोकेशन पर, ठीक है, एक लोकेशन पर वहां पे 100 लोग हैं, 100 लोगों में से यहां पे 80 लोगों को यहां पे वैक्सीन दी गई है, बाकी 20 को नहीं दी गई है। सो क्या होगा कि ड्यू टू दीज 80 पीपल, अब वो लोग साथ में रह रहे हैं, एक जगह रह रहे हैं, ठीक है।
सो ऑटोमेटिकली दीज 20 विल बी इंड्यूस्ड विद दीज वैक्सीन. कैसे? बिकॉज ऑफ दी हर्ड इम्यूनिटी. इसी को बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी. क्लियर? सो दिस इज द बेसिक वर्जन ऑफ हाउ अ वैक्सीन वर्क्स. आइए देखते हैं. अब यूएस की बात करूं. सर द यूएस एंड यूके एंड इजराइल रिसेंटली रिपोर्टेड पोलियो केसेस इन unvaccinated people after having been polio free for more than a decade. ठीक है. इसके बाद their silent outbreaks in countries with excellent sanitation and hygiene infrastructure have raised eyebrows, adding a new dimension to the global polio eradication initiative which is GPEI. ठीक है. So मैं अगर पोलियो वायरस की बात करूं, सो दीज आर दी एंटेरोवायरसेस. मोस्ट इंपॉर्टेंट, दीज आर दी एंटेरोवायरसेस विच आर ट्रांसमिटेड प्राइमरली बाय द फीकल ओरल रूट. ठीक है. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलियो वैक्सीन अवेलेबल. सो अगर ओरल पोलियो वैक्सीन की मैं बात करूं, सो यहां बेसिकली 3 तरह के होते हैं. फर्स्ट इज योर 1, 2 एंड 3. 3 टाइप्स ऑफ पोलियो वैक्सीन आर देयर इन टर्म्स ऑफ ओरल वंस. ठीक है. और ये ओरल पोलियो वैक्सीन क्यों दी जाती है? इन ऑर्डर टू अटेन दी इम्यूनिटी. ठीक है. टू इंड्यूस एन इम्यून रिस्पॉन्स इन द ह्यूमन बॉडी. क्लियर? नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ओरल पोलियो वैक्सीन? पहली चीज कि दे आर इनएक्सपेंसिव. ये बहुत महंगे नहीं होते हैं. एंड दे आर इजी टू एडमिनिस्टर एज वेल. इनको एडमिनिस्टर करना बहुत आसान है. ये बहुत ही इनएक्सपेंसिव होते हैं टू अ लार्ज पॉपुलेशन एंड कैन हेल्प प्रिवेंट ट्रांसमिशन. इट ट्रिगर्स अ रॉबस्ट इम्यून रिस्पॉन्स इन द गट लाइनिंग विच इज कॉल्ड एज म्यूकोसल इम्यून सिस्टम. गट की बात हो रही है, यहां बात हो रही है लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन की. ठीक है. In addition to the significant immune response in the blood, the systemic immune response. अगर बात करूं ओरल पोलियो वैक्सीन्स की, so they are the excellent in preventing diseases as well as person to person transmission of the virus. ठीक है. It is also easier to manufacture. अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए, so as compared to the physical ones, the oral polio vaccines are much easier to manufacture than that of a conventional one. ठीक है. As a seed virus required for the vaccine is an accentuated, which is a weakened form of a virus. ठीक है. आगे देखते हैं. Next is ड्रॉबैक्स. अब किसी चीज की अगर अच्छाइयां हैं तो फिर खराबियां भी होंगी. ठीक है. ड्रॉबैक्स क्या है इसे देखते हैं. ड्रॉबैक्स ऑफ ओरल पोलियो वैक्सीन्स. इट्स अपटेक बाय द इम्यून सिस्टम आफ्टर बीइंग एडमिनिस्टर्ड is not as good, especially in developing countries like India. मतलब कि इम्यून सिस्टम, यहां बात आती है इम्यून रिस्पॉन्स की. सो इम्यून सिस्टम यहां पे ओपीवीज में उतना अच्छा नहीं होता है एज कंपेयर टू दी कन्वेंशनल वंस. जो ओरल पोलियो वैक्सीन होती हैं, दे कैन रिवर्स द वायरसेस न्यूरोवायलेंस. व्हाट इज न्यूरोवायलेंस? न्यूरोवायलेंस एक ऐसा सिचुएशन होता है जहां पे कि वैक्सीन वहां पे काम ना करे एंड वायरस वंस अगेन बिकम्स एक्टिवेटेड फॉर्म. ठीक है. वायरस अगर वंस अगेन इट कम्स इन अ फॉर्म ऑफ एक्टिवेशन, देन इट टर्म्ड एज द वायरस इज इन द न्यूरोवायलेंस फेज इन रेयर केसेस. ठीक है. विच लीड्स टू वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिटिक पोलियोमाइलिटिस विच इज VAPP. ठीक है. बट ये बहुत ही रेयर केसेस में होता है.
मतलब 100 में से किसी एक को। When the virus's ability to jump from one person to another is restored, the result can be vaccine derived paralytic poliomyelitis VDPVs। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सो ड्रॉबैक्स क्या हैं और इसके इंपॉर्टेंस क्या है, दोनों आप लोगों को मालूम होना चाहिए, एडवांटेजेस एज वेल एज दी ड्रॉबैक्स एज वेल। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है टॉपिक हमारा आज का। नेक्स्ट इज द फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल ऑफ 2023। देखते हैं इसके बारे में। द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980, it was enacted to ensure the India's forest land is not willingly usurped for non-forestry purposes। इसका मेन क्या था, इसका मेन ये था आने का पर्पस, ये था आने का कि ये इंश्योर करता कि जो इंडिया का जो लैंड है, जो फॉरेस्ट लैंड है, वो यहां पे नॉन फॉरेस्ट्री पर्पस के लिए यूज ना हो। ठीक है, नाउ ये जो एक्ट है इट एम्पावर्स द सेंटर टू रिक्वायर दैट एनी फॉरेस्ट लैंड, कोई भी फॉरेस्ट लैंड डाइवर्टेड फ्रॉम नॉन फॉरेस्ट्री पर्पस बी ड्यूली कंपनसेटेड। यहां पे क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि कोई भी अगर फॉरेस्ट एरिया है और वो अगर नॉन फॉरेस्ट्री पर्पस के लिए यूज हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल ट्राइबल पीपल कलेक्ट एंड दे गैदर द वुड्स फॉर देयर लिविंग, सबको पता है ये चीज तो। बट यहीं पे अगर हम बात करें इस बिल की, ये बिल एक तरह से कह रहा है कि सेंटर को यहां पे कंपनसेशन दिया जाएगा अगर फॉरेस्ट कोई भी यूज हो रहा है फॉर एनी सॉर्ट ऑफ नॉन फॉरेस्ट्री पर्पसेस। ठीक है, इट ऑल्सो ब्रॉडन्स the purview to include the territory that is not formally designated as forest। मतलब कि कोई भी टेरिटरी अगर फॉरेस्ट में इंक्लूड नहीं होती है वो भी ऑटोमेटिकली will be under the purview of the forest by this bill। clear? in the state or central government records। next देखते हैं, next is your some of the proposed amendments। यहां पे proposed amendments क्या क्या है आइए देखते हैं। पहला है cultivating plantation on non forest land that could increase tree cover। ठीक है, यहां पे जो कल्टिवेट होंगे नॉन फॉरेस्ट लैंड, इट कुड इंक्रीज द ट्री कवर। रिमूविंग द 1980s एक्ट restrictions on creating infrastructure that would aid national security and create livelihood opportunities for those living on the periphery of forest। ठीक है, यहां पे 1980 का जो एक्ट है उसको यहां पे हटाया जाएगा ताकि जो भी वहां पे अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि डेवलप हो सकती हैं इन द फॉरेस्ट लैंड्स, वो यहां पे डेवलप की जा सके। इसी के साथ साथ देयर कुड बी अ चांस ऑफ and there could be an opportunity of employment as well। ठीक है, for example in geographically sensitive areas within the diameter of 100 kilometer of the international borders or the line of control, no forest clearance is required। ठीक है, to construct highways, hydel power projects etc। clear? No forest clearance is required to establish zoos, safari parks and ecotourism। मतलब कि किसी भी फॉरेस्ट को डिफॉरेस्टेशन में नहीं लाया जा सकता इफ इट इज अबाउट क्रिएटिंग जूस, क्रिएटिंग इको टूरिज्म और क्रिएटिंग एनी सॉर्ट ऑफ सफारी टूरिज्म। नाउ नो सेंट्रल प्रोटेक्शन फॉर वास्ट ट्रैक्ट्स ऑफ सो कॉल्ड डीम्ड फॉरेस्ट्स। ठीक है, यहां पे forests not officially recorded as forest and permitting activities such as tourism। ठीक है, सो ये कुछ कुछ यहां पे proposed amendments हैं
जो कि होंगे एज अ पार्ट ऑफ दिस बिल। क्लियर? आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जीएस पेपर 3 स्पेस साइंस एंड टेक। देखते हैं टॉपिक क्या है। सो द टॉपिक इज ऑरोराज इन मर्क्यूरी। आपने देखा होगा अबाउट नॉर्दर्न लाइट्स, हाउ द नॉर्दर्न लाइट्स आर फॉर्म्ड एंड हाउ द ऑरोराज आर फॉर्म्ड। ठीक है, सो यहां पे ऑरोराज के बारे में बात की जा रही है। देखते हैं क्या है ये। सो मर्क्यूरी प्लैनेट पर यहां पे देखा गया है ऑरोराज को are caused by the electrons from a solar wind which comes from the sun directly interacts with the surface. Now when the sun's solar wind actually encounters with the Mercury's environment, it creates an aurora. Clear? इसी में क्या होता है कि ड्यूरिंग द मिशंस क्लोज मर्क्यूरी फ्लाई बाय द स्पेसक्राफ्ट ऑब्जर्व, एक यहां पे स्पेसक्राफ्ट है विच इज कॉल्ड एज मर्क्यूरी फ्लाई बाय, उसने ये चीज ऑब्जर्व की कि द प्लैनेट्स मैग्नेटोस्फीयर, प्लैनेट का एक मैग्नेटिक फील्ड है और उस पर्टिकुलर फील्ड को कहा जाता है मैग्नेटोस्फीयर। ठीक है, the magnetosphere is the region and influenced by its magnetic field. The magnetosphere was found to be unusually compressed, likely due to the high pressure from the solar wind. Clear? Now, मैं अगर बात करूं ऑरास की गाइस, तो मर्क्यूरी पे ऑरास दो तरीके से आते हैं। पहला बाय द इंट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा बाय द इंट्रैक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड्स। ठीक है, नाउ इसी के साथ साथ द डॉन साइड ऑफ मर्क्यूरी विच इज द डार्क साइड ऑफ द मर्क्यूरी, जहां पे कि सनलाइट नहीं जा पाती है, और मैग्नेटोस्फीयर अपीयर टू एक्सेलरेट हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स दैट इवेंचुअली फेल ऑनटू द प्लैनेट सरफेस। ठीक है, हम जानते हैं कि जो मर्क्यूरी है इट लैक्स अ सब्सटैंशियल एटमॉस्फेयर टू हिंडर देयर प्रोग्रेस, और यही इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, दे इंटरैक्ट विद द सरफेस मटेरियल एमिटिंग एक्सरे ऑरोरास। क्या मतलब हुआ? इन सिंपल लैंग्वेज मतलब ये हुआ कि जो भी यहां पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, व्हेन दे इंटरैक्ट विद द मर्क्यूरी, व्हेन दे इंटरैक्ट विद सरफेस ऑफ द मर्क्यूरी then they create auroras. ठीक है, then they create auroras. So आज के टॉपिक्स बहुत सारे थे बिकॉज आज की न्यूज़ बहुत ज़्यादा थी। सो आई होप आपको टॉपिक आज का अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है गिव अ लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स। तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर।